आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। दुनिया भर में अलग अलग तरह के लोग मौजूद हैं, अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं, अलग अलग उनकी रस्में हैं, अलग अलग उनके रीति रिवाज हैं। कई जगह पर तो ऐसी अजीबोगरीब रस्में होती हैं जिनको हमने कभी ना तो देखा होता है और ना ही कभी सुना होता है। ऐसी ही कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है पश्चिमी केन्या की। लुयो जनजाति पश्चिमी केन्या में पाए जाने वाली एक बहुत ही प्राचीन जनजाति है जिनको ओनागी भी कहा जाता है। ज़्यादातर ये लोग उत्तरी युगांडा और उत्तरी तंजानिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये लोग अपनी अजीब तरह की परंपराओं के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं। लुयो जनजाति की कई ऐसी परंपराएं हैं जो उनको सारी दुनिया से अलग थलग करती हैं। उनके अपने रीति रिवाज हैं और वो भी ऐसे जो हमने कभी ना देखे ना कभी सुने। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इनकी कुछ रीति रिवाजों के बारे में बताता हूँ। लुयो जनजाति के लोग जब उनके घर में किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो महिलाएं अपने पति के शव को उसी समय दफनाती नहीं हैं, बल्कि उनके यहाँ पर एक बहुत ही अजीब रिवाज है कि महिलाएं पहले तो अपने मर चुके पति के साथ एक कमरे में सोती हैं। उनको उनके मृत पति के साथ कमरे में बंद कर दिया जाता है और महिलाओं को ये कहा जाता है कि आप रात को इस बात की कल्पना कीजिए कि आप अपने पति के साथ सेक्स कर रही हैं और सपना देखें जिसमें आप को अपने पति के साथ सेक्स करता हुआ देखें। अगर आपको ऐसा सपना आ जाता है तो आप अपने पहले पति से मुक्त हो जाएंगी, आप दोबारा से शादी कर पाएंगी। और इस तरह अगर महिला को सपना आ जाता है और वो सपने में अपने पति के साथ सेक्स करती है तो वो शुद्ध मानी जाती है और वो दोबारा शादी करने के लिए तैयार मानी जाती है। उसके बाद वो महिला अपनी मर्ज़ी से कहीं भी दोबारा शादी कर सकती है, लेकिन अगर उसको सपने में अपना पति दिखाई नहीं देता और वो उसके साथ सपने में सहवास करती, अपने आप को नहीं देखती, तो उसको शुद्ध नहीं माना जाता और कबीले का कोई भी आदमी उसके साथ शादी नहीं करता। लुयो जनजाति के लोग सेक्स करने के लिए ख़ास जगह का इस्तेमाल करते हैं। हर जगह पर उनको सेक्स करना अलाउड नहीं है। पेड़ों के ऊपर या रास्ते में वो सेक्स नहीं करते, बल्कि सेक्स करने के लिए कुछ ख़ास जगह निर्धारित कर रखी होती है जहाँ पर जाकर ये लोग अपनी पत्नी के साथ सेक्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पति पत्नी के बीच में कभी कभार कोई छोटा मोटा झगड़ा भी हो जाता है और नौबत हाथापाई तक आ जाती है तो पत्नी अपने पति की पिटाई कर सकती है, लेकिन इसके लिए वो खाना बनाने वाली छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर गलती से वो छड़ी का इस्तेमाल कर लेती है तो इसको ठीक नहीं माना जाता। उसके बाद घर के बड़े बुज़ुर्ग और दूसरे कबीले के लोग आपस में बैठकर सलाह मशवरा करते हैं। पति पत्नी को सामने बिठाया जाता है। उसके बाद एक धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है और एक ख़ास तरह का सेक्स वर्धक पेय पदार्थ बनाया जाता है जिसको महिला के पति को पिलाया जाता है और फिर उनको सबके सामने सेक्स करने के लिए बोला जाता है। और इस तरह से जब वह सबके सामने शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इन लोगों का मानना है कि इस तरह करने से उनके बीच लड़ाई झगड़े के कारण जो तनाव उत्पन्न हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। इन सब बातों के अलावा जब ये लोग फसलों की बिजाई या कटाई करते हैं उस समय भी कुछ खास प्रथाएं इनमें प्रचलित हैं। लुयो जनजाति के लोग जब फसलों की कटाई करते हैं तो फसलों की कटाई करने से पहले और बिजाई करने से पहले इनको अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही ये लोग फसलों की बुआई या कटाई कर सकते हैं। लुयो जनजाति के लोग कई शादियां करते हैं, लेकिन जब फसल काटने की बारी आती है तो इस जनजाति के जो मेल मेंबर हैं, जो पुरुष हैं, वो सबसे पहले अपनी सबसे पहली पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसके अलावा इनमें शादी को लेकर कई और प्रथाएं भी प्रचलित हैं। लुयो जनजाति का लड़का जब शादी करता है और पत्नी को लेकर अपनी झोंपड़ी में आता है
तो वो तब तक उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकता जब तक उसके माता पिता उसी बिस्तर पर संबंध ना बनाएं जिस पर कि उन्होंने संबंध बनाना होता है। सबसे पहले दूल्हे के माता पिता एक बिस्तर के ऊपर आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं और उसके बाद दूल्हा और उसकी पत्नी उसी बिस्तर पर सुहागरात मनाते हैं। इस जनजाति में एक बड़ी अजीब प्रथा ये भी है कि यहाँ पर लड़कियाँ अपनी बड़ी बहन की शादी हो जाने के बाद ही शादी कर सकती हैं। बड़ी बहन की शादी से पहले छोटी बहन की शादी नहीं होती। अगर छोटी बहन बड़ी बहन से पहले शादी कर भी लेती है तो उसको समाज से अलग थलग कर दिया जाता है। जो महिलाएं शादी करने में आनाकानी करती हैं, देरी करती हैं, उनकी शादी ज़बरदस्ती करवा दी जाती है ताकि समय रहते उनके छोटे भाई बहन की शादी भी की जा सके। कई बार तो ऐसा होता है कि बड़ी बहन की शादी की मर्ज़ी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनकी शादी ज़बरदस्ती करवा दी जाती है ताकि उनके छोटे भाई बहन की शादी भी करवाई जा सके। और अगर कोई बड़ी बहन से पहले ही छोटी बहन अपनी शादी करवा लेती है तो दोस्तों उस दुल्हन का दहेज जो है वो उसके पिता को नहीं देना पड़ता बल्कि दूल्हे को देना पड़ता है। और ये दहेज दूल्हा जो है वो दुल्हन के चाचा को देता है। इसी तरह से छोटा भाई भी अपने बड़े भाई से पहले शादी नहीं करवा सकता। अगर वो ऐसा कर भी लेता है तो वो कभी भी अपनी पत्नी के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खा पाएगा। और इसके अलावा उसके बाद दोनों भाई कभी भी एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। यहाँ पर एक और बड़ी अजीब प्रथा प्रचलित है दोस्तों। आत्महत्या करने को यहाँ पर बड़ा ही संगीन अपराध माना जाता है और इसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा देने का भी इनमें प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर भी लेता है तो उसके शव को कोड़े मारे जाते हैं, उसके शव को घर के बाहर ही दफना दिया जाता है और आम लोगों की पहुंच से दूर रखा जाता है और उसके शव को एक लोहे के बॉक्स में डालकर ऊपर से अच्छी तरह से ताला लगाकर रखा जाता है ताकि उसकी बुरी आत्मा घर में वापस ना आ सके और घर वालों को परेशान ना कर सके। आत्महत्या करने वाले इंसान को उसी रात दफना देते हैं। उसकी मौत पर शोक भी नहीं मनाते ये लोग और ना ही किसी तरह का ये कोई मातम मनाते हैं। अगर उनका विचार है कि वो मातम मनाएंगे तो उसकी बुरी आत्मा वापस आ जाएगी जो कि घर वालों को परेशान करेगी। इनके अलावा इस जनजाति में महिलाओं का खतना करने की भी प्रथा है। सभी महिलाओं को खतना करवाना पड़ता है। जिन महिलाओं का खतना नहीं होता उनको अच्छा नहीं समझा जाता, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसी महिलाओं को पवित्र नहीं माना जाता, लोग ऐसी महिलाओं से दूर दूर रहते हैं। और अगर कोई महिला खतना करवाने से पहले ही शादी करवा लेती है तो उसको खेतों से भी दूर रखा जाता है, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि ऐसी महिलाएं अगर खेतों में आ जाएंगी तो उनकी फसलें और उनकी सब्जियां सूख जाएंगी। तो दोस्तों देखिए दुनिया में किस किस तरह के लोग मौजूद हैं और किस किस तरह के उनके रीति रिवाज हैं, उनकी परंपराएं हैं। दोस्तों मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। और दोस्तों आप जिस जिस एरिया में रहते हैं मुझे वहाँ अपने प्रदेश का नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको आपके उसी एरियाज़ की स्टोरी सुना सकूँ। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, नमस्कार, शुक्रिया।